अब ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने आपको इसमें कंपैरिजन बताया था 1973 1974 से 2013-14 के बीच का। इन 40 सालों में हमने देश में कितनी तरक्की की है, हमारी जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे, फिर आगे ये टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि ये सभी टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को पहले पुराना वाले वीडियो देखना है, और जो भी अभी इस चैनल पे नए बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर दें। बस आपका कुछ नहीं, एक बटन क्लिक करना है और आपसे कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। बस आपको एक क्लिक करना है। ओके, तो ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है। आप मतलब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अर्निंग के लिए। और मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? अर्निंग के लिए। सिंपल है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। क्लियर? तो आप बस सब्सक्राइब करें प्लीज़। सभी से निवेदन है कि आप एक सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को। और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें, उसमें भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। सिंपल है। आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आ रहा हूँ, आपको इजीली समझा रहा हूँ। सिंपल भाषा में आपको ये समझाया जा रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। तो आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973 1974 एंड 2013-14 while production in all the three sectors have increased, it has increased the most in the टर्सरी सेक्टर। जैसे आपने देखा था पिछली वीडियो में, तो उसमें कंपैरिजन दिखाया गया था, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? टर्सरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको समझनी है, एक एक लाइन आपको समझनी है क्लियर, ठीक है। क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे बीच में और आप लोगों को ये लगेगा कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आया है। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी चीज़ कहीं से पूरे एग्जाम में बाहर से नहीं आती है। बस आपको वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन समझना है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में ग्रोथ हुई, तो आपका आंसर होगा टर्सरी सेक्टर, ठीक है। यानी कि जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला सेक्टर कौन सा है? टर्सरी सेक्टर। As a result, in 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. पहले कौन था? प्राइमरी। अब कौन हो गया? टर्सरी, ठीक है। किसका? यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो बनाई जा रही हैं वो किस सेक्टर में बनाई जा रही हैं? टर्सरी सेक्टर के अंदर आज की डेट में। और पहले कहाँ थी? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो आपने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती थी? प्राइमरी सेक्टर को दी जाती थी। और प्राइमरी सेक्टर के बाद धीमे धीमे सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी पे शिफ्ट हो गए। आज का ऐसा टाइम है कि सीधे सीधे हम लोग कहाँ पर ग्रो कर गए 40 सालों में? टर्सरी सेक्टर के ऊपर। तो टर्सरी सेक्टर क्या है इसके बारे में भी आपको वीडियो दे रखा है, तो आपको वो वीडियो मतलब देखना है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि टर्सरी सेक्टर क्या होता है। क्लियर है ना? समझ में आया ना वीडियो बेटा? बस आपको आपको कुछ नहीं करना, आपको बढ़िया टॉपिक समझ में आएगा, बस आपको वीडियो देखते रहना है। देयर कुड बी ए सेवरल रीजन। किसके सेवरल रीजन है? क्वेश्चन ऊपर आपको दे रखा है। वाई इज टर्सरी सेक्टर बिकम सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। यानी कि आज इंडिया के अंदर टर्सरी सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर बताया गया है, यानी कि चार टॉपिक, चार पार्ट में, यानी कि चार पैराग्राफ्स के अंदर इसका आंसर दिया गया है। तो फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है कि जो पहले आप लोगों ने देखा होगा और अब भी आप जानते होगे, पोस्ट करने जाते हैं ना, जिसे कहते हैं डाकघर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। तो वो पोस्ट एंड टेलीग्राम सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज ईटीसी आर रिक्वायर्ड। यानी कि किसी भी, किसके लिए? कंट्री के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए ये सभी चीज़ें कैसी हैं? इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा है, आपको कोई दुकान से सामान नहीं बेचा जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? आपको सर्विस दी जा रही है। तो टर्सरी सेक्टर के अंदर ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं? टर्सरी सेक्टर के हैं। आपको क्वेश्चन में जैसे मान लो पेपर में आ गया कि विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ठीक है। तो जो बच्चे गांव से हैं वो सब जानते होंगे, समझते होंगे, पंचायत सचिवालय, ठीक है, पंचायत सचिवालय, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो शहरों में हैं वो समझ रहे होंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होते हैं,
शहरों में नगर पालिकाएं और नगर पंचायत जो होते हैं उन्हें बोला जाता है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बैंक, इंश्योरेंस, ये सब ने सुने हैं, ये सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए और समझ लीजिए कि ये सब किससे रिलेटेड हैं, ये टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड हैं और इनके अंदर क्या क्रिएट की जाती हैं, सर्विसेज। दीज कैन बी कंसीडर्ड एज ए बेसिक सर्विसेज। इनको क्या कंसीडर किया जाता है, बेसिक सर्विसेज। आपके सामने भी बता दिया गया है कि ये सब क्या है, बेसिक सर्विसेज हैं। ठीक है, जो किसको दी जा रही हैं, देश के लोगों को दी जा रही हैं। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजंस ऑफ दीज सर्विसेज। यानी कि ये सर्विसेज देने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहीं से बना के दे देगा कि बेसिक सर्विसेज के बारे में दे देगा और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आपको सीधे से आंसर लिखना होगा गवर्नमेंट। और व्हाट आर द बेसिक सर्विसेज, ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज, वो बना के दे देगा। ये इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं उनको कतई कंफ्यूज नहीं होना है, किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उनका इस एक काम है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और एंड तक देखते रहें एकदम शांति से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखने के बाद आपको क्या करना है, देखने के बाद उसको थोड़ा दिमाग में रिकॉल करना है कि सर ने क्या क्या बताया है, किस तरह से हमें समझाया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सेक्टर, क्वेश्चन हमारा था व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्सरी सेक्टर आपको क्या दे रहा है, सर्विसेज। तो पहले पॉइंट में आपने देख लिया कि बेसिक सर्विसेज कहाँ से मिल रही है हमें, टर्सरी सेक्टर से। सेकंड में देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज सच एज। इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने लगा तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें ग्रोथ आनी शुरू हो गई। कैसे शुरू हो गई, यहाँ पे देखेंगे। जैसे प्राइमरी सेक्टर, पहले लोग कम खेती करते थे, अब ज़्यादा करने लगे तो लोगों को ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रेडर चाहिए, यानी कि वो माल खरीदने वाले लोग चाहिए। स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज आपने नाम सुना होगा या कभी कभी देखा भी होगा, किसी का होगा भी, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी का होगा भी कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज में हम क्या करते हैं, जो भी अपने सब्जियां हैं, जो चीज़ें हैं, उनको क्या रखते हैं, स्टोर रखते हैं। एंड लाइक एच वी हैव ऑलरेडी सीन, और हम ये पहले भी देख चुके हैं। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सच सर्विसेज। जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ होनी शुरू हो गई, इन सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लगी। कौन सी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और ये सब चीज़ें। ये पैराग्राफ नंबर 2 अभी 1 देखा था, ग्राफ नंबर 2 दे रखा है। इसके अंदर वही सेम कंडीशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी वाली। तो 1973-74 के अंदर दे रखा है और 2013-14 के अंदर दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पहले किस में थी, प्राइमरी में थी, और आज सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में, टर्सरी में। साफ साफ दिख रहा है, यानी कि ग्रोथ किसकी कम हो गई है, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ कम हो गई। किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। यानी कि जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से सेक्टर का प्रोडक्शन का आता है, तो वो है आपका टर्सरी सेक्टर, और सबसे कम किसका है, प्राइमरी सेक्टर का। तो ग्रोथ तो हुई है, पहले हमने आपको बताया था ग्रोथ, आपने पिछले वाले वीडियो में भी देखा है कि ग्रोथ तो हुई है, पर कैसी है ग्रोथ, पिछले साल की अपेक्षा ये जितनी होनी चाहिए तो उतनी नहीं है, ग्रोथ है। ग्रोथ तो हुई है पर पहले से कैसी है, कम है। थर्ड पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, थर्ड एज अ इनकम लेवल राइज, यानी कि लोगों के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। जैसे लोगों के पास जैसे पैसा आ जाता है वो क्या करते हैं, अच्छे होटलों में अपना बर्थडे मनाने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, टूरिज्म कहीं घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग या कुछ भी चल रहा है। ठीक है, ईटीसी लिखा है उसके आगे। यू कैन सी दीज चेंजेस क्वाइट शार्पली इन द सिटीज, स्पेशली इन द बिग सिटीज, यानी कि बड़े बड़े शहरों में आप ऐसा देख सकते हैं। तो ये क्या है, इस तरह से यानी कि सर्विसेज बढ़ने शुरू हो गई। टूरिज्म में क्या है, आप किसी जगह जाते हैं, देख के आ जाते हैं, फोटो खींच लेते हैं, दो चार आप पोस्ट कर देते हैं इधर उधर सोशल मीडिया पे, बस आपका मन अच्छा हो जाता है कि हाँ भाई हम इस जगह पे घूम के आए हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको सही कर देता है। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आपको क्या अच्छी शिक्षा मिल जाती है। ठीक है, तो और बच्चे भी आपके पढ़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, सर्विस सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। तो क्वेश्चन हमारे जो चल रहा है ना, उसके ऊपर ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, इसमें फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ओवर द पास्ट डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है कि एक 10 साल का एक डिकेड्स होता है। तो अभी तक जितना हम
हमारे देश को आज़ादी का समय हो गया तो उतने डिकेट्स यानी कि 10-10 साल करके निकलते चले गए, लगभग 60-70 साल निकल चुके हैं। सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम द इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। जब देश आज़ाद हुआ था तो आप इतना पॉपुलर टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी से मतलब है कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग और मोबाइल, इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था। जैसे जैसे आगे डिकेट्स यानी कि शुरू होते गई चीज़ें तो डेवलपमेंट होता चला गया। ठीक है, किसका? सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का। तो जब इम्पोर्टेंस ये कैसे कैसे हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, तो इससे क्या ग्रोथ, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप देख, अभी पहले होता क्या था कि लोगों को बैंक से पैसा निकालना होता था तो लोगों को लाइन में लग के पैसा निकालना पड़ता था। आप अपने मतलब घरों में दादाजी दादी या मम्मी पापा से पूछ सकते हैं इसके बारे में। आज की डेट में क्या है कि किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करना है, आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी। जब इंडिया मतलब फ्रीडम मिली थी इंडिया को, तब इस तरह की टेक्नोलॉजी कम थी या थी भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ा। कब? जब, तो इससे क्या हुआ, सर्विसेज बढ़ने लग गई। यानी कि आजकल सब लोग यूपीआई कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैव बीन रैपिडली राइजिंग। तो धीमे धीमे ये सर्विसेज कैसी होने लगी, बढ़ने लगी। क्लियर है? धीमे धीमे ये सर्विसेज कैसी होने लगी, बढ़ने लगी, राइज करने लगी। ठीक है, तो राइज यानी कि पहले एक ने यूज किया, धीमे धीमे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ने लगी। इन चैप्टर 4 वी शैल सी द एग्जाम्पल ऑफ न्यू सर्विसेज एंड द रीजन फॉर देयर एक्सपेंशन। यानी कि चैप्टर 4 में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि इन सर्विसेज के बारे में। चैप्टर 4 है आपका द ग्लोबलाइजेशन। आई थिंक मुझे सही से याद नहीं है, यही चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कि वैश्वीकरण क्या होता है, ये सब आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे जो आपको बता रहे हैं कि भारत में टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी जल्दी कैसे होने लगी, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी और पॉपुलेशन को टेक्नोलॉजी और चीज़ें समझ में आने लगी। क्योंकि जो पहले लोग पहले प्राइमरी में काम करते थे वो पढ़ गए। ठीक है, उस टाइम 90s के टाइम में बीटेक का एक दौर आया, लोग इंजीनियरिंग करने लगे। इंजीनियरिंग के बाद लोगों की जब जॉब लगने लगी तो उनके पास पैसा आने लगा, और पैसा आने के बाद आप ये थर्ड वाला पॉइंट अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पैसा आने के बाद क्या होता है लोगों के पास। वो उसको अलग अलग जगह पे अपने मतलब एम को पूरा करने के लिए, अपने शौकों को पूरा करने के लिए, जो भी इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए वो पैसे को इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको इसमें बताए गए थे कि भाई इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर क्यों कम हुआ और टर्सरी सेक्टर क्यों बढ़ गया। उसका कारण ये है कि टर्सरी सेक्टर जब बढ़ने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में ग्रोथ हुई तो टर्सरी सेक्टर बढ़ा, और लोगों के पास इनकम बढ़ी तो टर्सरी सेक्टर बढ़ा। और आज की डेट में आगे जो बताया जाएगा वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। जब एग्ज़ाम होगा तभी हम क्लियर कर सकते हैं कि भाई देखो, मैं एग्ज़ाम क्या होगा कैसे होगा ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। ठीक है, बस कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ बुक की छूट ना जाए जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो। तो सारी चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर ये वीडियो अच्छा है तो एक लाइक तो और एक सब्सक्राइब तो खुद भी करें और दूसरे से भी करवाएं ज़रूर। ठीक है, अब मैं आगे टॉपिक को देखने वाला हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। मतलब जो पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर के अंदर क्या आता है, तो जो बेसिक सर्विसेज आपने देखी हैं वो फर्स्ट पॉइंट में लिखी थी, उनको एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं या बुक से देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मतलब खड़ा कर दिया गया है कि जो सर्विस सेक्टर है वह पूरी तरह से इक्वली ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो सर्विस सेक्टर कई पार्ट में डिवाइड है क्या? जी, सर्विस सेक्टर कई पार्ट में डिवाइड है। सर्विस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर कई पार्ट्स में डिवाइड है। बेटा देखो, सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं। सर्विसेज का मतलब है जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो भी सर्विस है। आपके घर पे कोई प्लम्बर आ रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, तो वो भी एक सर्विस करने आ रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एसी की सर्विस होती है या गाड़ियों की सर्विस होती है, तो वो भी तो एक सर्विस है ना। ठीक है, उसमें क्या है, आपकी जो भी मतलब चीज़ खराब होती है वो चीज़ डाल दी जाती है, उसका कॉस्ट लिया जाता है और सर्विस का चार्ज लिया जाता है। गाड़ी वाले कहते हैं ना आपसे कि इतनी सर्विस फ्री है, जब आप नई स्कूटी या बाइक खरीदने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई इतनी सर्विसेज फ्री है मेरे।
तो भाई सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहा है, सर्विस सेक्टर का एक ही पार्ट या एक ही सेक्शन ग्रो कर रहा है। तो वो सेक्शन कौन सा है? वो सेक्शन आज का वही सेक्शन है जिसमें हम लोग एंटर करने जा रहे हैं या आप लोग आगे फ्यूचर में एंटर करेंगे। कौन सा? कि बहुत सारे बच्चे या तो बीटेक कर लेंगे या तो मेडिकल कर लेंगे या तो सीए कर लेंगे। तो ये सब किस में एंटर करने वाले हैं? तो ये सब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये यही वाला सेक्शन ग्रो कर रहा है सर्विस सेक्टर का, तो उनको जॉब मिलेगी और जिनको मिलेगी वो भाई इन्वेस्ट करेंगे और जिसको नहीं मिलेगी वो कुछ ना कुछ और काम करेगा। बात क्लियर है? वो कुछ और काम करेगा। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि भारत में जो सर्विस सेक्टर है वो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग जॉब देता है। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स, यानी कि एक समय पर हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स को ही जॉब मिलती है। एक एंड इसका ऐसा है, तो मैंने बता दिया वो एंड कैसा है। यानी कि प्राइवेट जॉब्स जो व्यक्ति कर रहे हैं, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीटेक वाले जो भी हैं, ये सब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हैं और ये एक सर्विस सेक्टर का एक सेक्शन है, पार्ट है, जिसमें हाईली एजुकेटेड लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जिनको अच्छी उस लेवल की नॉलेज है, तो उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। एट द अदर एंड देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज ए स्मॉल शॉपकीपर, यानी कि छोटे किराना के दुकानदार, किराना शॉप वाले, गली में आपने देखा होगा रिपेयर करने वाले, कोई भी इलेक्ट्रीशियन है, रिपेयरिंग वाले हैं, ट्रांसपोर्टर पर्सन है, तो ये भी तो सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो सर्विस का ये वाला सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, कॉरपोरेट वाला ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है वो आप लोग बताएंगे। These people barely manage to earn a living and yet they perform these activities because no alternative opportunity for the work are available to them, मतलब वो बहुत मुश्किल से पैसा कमा पा रहे हैं और अपने जीने लायक इतनी चीज़ें कर पा रहे हैं कि जिससे वो अपने फैमिली को मैनेज कर पाएँ। और मतलब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है करने के लिए। Hence only a part of this section is growing in importance. You shall read more about this in the next section. अब यहाँ से हमारे पास दो तरह की चीज़ें शुरू होने वाली हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट सेक्टर, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि यहाँ पर अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें ये देखा कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, कैसे इंटरडिपेंडेंट है, इंडिया में अभी तक कौन सा सेक्टर ग्रो किया है, तो आपने देखा कि टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, यानी कि सर्विस सेक्टर है। अब यहाँ पर सर्विस सेक्टर का डिवीजन है, आगे का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर पे चलने वाला है। और यहाँ पर कुछ तीसरा ग्राफ ये आप देख रहे हैं जो किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट पे। अभी तक हमने जीडीपी देख रहे थे, अब हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो 1977 से 78 के बीच में प्राइमरी सेक्टर में 71 लिखा है, यानी कि लोग एम्प्लॉयड थे, यानी कि सबसे ज़्यादा पहले भी एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा था? प्राइमरी सेक्टर। और आज भी एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर। दोनों की लेंथ आप देख लीजिए, पर प्राइमरी सेक्टर में पहले से आज में एम्प्लॉयमेंट कैसा हुआ है? कम हुआ है। आप लोग बड़े कंफ्यूज होंगे, तो आप दो आसान भाषाओं में ये समझ लो, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, कि कितने लोगों को इन सेक्टर से इनकम मिल रही है। तो पहले प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर लोगों को सबसे ज़्यादा इनकम देता था। आज भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इनकम दे रहा है बुक के हिसाब से, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आज भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इनकम दे रहा है। सबसे ज़्यादा पहले जीडीपी में कौन सा सेक्टर पार्टिसिपेट करता था? तो वो तो प्राइमरी। और आज सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है? वो है टर्सरी। तो टर्सरी सेक्टर जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा है, पर आज भी उसमें एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसका कारण आपके सामने ये है कि टर्सरी सेक्टर केवल और केवल एक सेक्शन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। जो शॉपकीपर हैं, रिपेयर पर्सन हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे इस वीडियो के बाद, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें लिखा होगा वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार किस क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपके। जो भी पॉइंट क्लियर नहीं है
बेटा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और जिससे हम आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। थैंक यू।